सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसको हम रिवाइज करने वाले हैं, तो बेसिकली विल नॉट गो इन वेरी डिटेल और माइन्यूट डिटेल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। तो फिर भी मतलब इवन इफ यू आर ट्राइंग टू बी सरफेशियल या फिर इग्नोरिंग द बेसिक्स, बट स्टिल आई वुड लाइक टू नो कि इंटरेस्ट क्या होता है, बताओ। व्हाट इज इंटरेस्ट? सर एक अमाउंट पे जो भी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, चाहे वो देते हैं चाहे लेते हैं। सो ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, मतलब इट्स बेसिकली रेंट ऑफ कीपिंग दैट मनी विथ यू, है ना। तो अगर उस पूरे अमाउंट को कैपिटल कंसिडर किया जाए तो उस कैपिटल को कीपिंग कॉस्ट जो है, कैपिटल कीपिंग कॉस्ट आपको पे करना होता है। और इसलिए भी इंटरेस्ट लगाते हैं बिकॉज कि मतलब दो चीजें हैं, एक तो अर्निंग के पर्पज से भी हम इंटरेस्ट लगाते हैं, और दूसरा टू कीप द वैल्यू अपडेटेड। जैसे मान लो कि तुमने कल 100 रुपया लिया, मतलब एक साल पहले, और एक साल बाद अगर 100 रुपया लौटाते हो तो महंगाई के कारण इस 100 रुपये की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस रीजन से भी कई बार हम इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। सो एनीवे वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट हियर, बट इंटरेस्ट हो गया। अब मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि वी डिसाइड अ सर्टेन पार्ट ऑफ द मनी दैट शुड बी गिवन एट एवरी इक्वल टाइम इंटरवल। तो जैसे अगर जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन सिंपल इंटरेस्ट का है वो यही है कि आप पर 100 के हिसाब से रेट डिसाइड करते हो, जैसे 5%, और टाइम जो है पर एनम यहाँ पे, तो पीसीपीए। तो दिस इज इफ इट इज मतलब अनटिल इफ इट इज नॉट सेड कि ये कंपाउंडेड है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट ही बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आप 100 रुपीज का एक अमाउंट लेते हो और उसको लेट से कि मतलब 2 साल रखते हो, तो आपको पहली साल भी 5 रुपये मिलेगा और दूसरे साल भी 5 रुपये मिलेगा। अगर मतलब देना होगा, अगर आप ये 5 रुपये नहीं भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर यू हैव टू पे 110 रुपीज, जहाँ पे दोनों साल का कंट्रीब्यूशन जो है, इंटरेस्ट का कंट्रीब्यूशन जो है कंपोनेंट होगा वो सेम होगा। तो ये तो हुआ हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। अब इसमें जानने वाली बात ये है कि हम अगर किसी, जैसे मान लो कि अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि 800 का 6.1/4% पर एनम के हिसाब से 4 इयर्स का इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट। तो जनरली जो हम फार्मूला लिखते हैं कि P इंटू आर इंटू टी पी आर टी बाई 100, सो वो कई बार जो है हमें ब्लाइंड कर देता है, जस्ट टू मतलब कि परसेंटेज की मूवमेंट क्या है या इंटरेस्ट की मूवमेंट क्या है। तो हम जरूरी नहीं है कि हम पीआरटी करके ही लगाए, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ओवरऑल परसेंट भी पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये देख के हमें ये पता चलता है कि परसेंट फाइंड आउट करना इज इजी हियर। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई इसको 4 साल अगर हम देते हैं तो 4 साल का टोटल मिला के जो परसेंटेज हो जाएगा वो 25% हो जाएगा। सो यू कैन डायरेक्टली से कि जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो 200 रुपये का बनेगा। और किसी किसी केस में आप 1 साल का परसेंटेज निकाल कर उसको ईयरली भी आप वो कर सकते हो। तो जैसे मान लो कि अगर हम बोलते हैं कि 900 का 4 1/3% से 2 2/3 पर ईयर का क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो तुमने देखा क्या कि यहाँ पे फिर टिपिकल हो गया कि अगर हम फिर से पीआरटी करेंगे तो आपको सबको सिंप्लीफाई करके फिर डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। उसकी बजाय आपने क्या करो कि पहले 1 साल का निकाल लो, जैसे परसेंट पर एनम दिया हुआ है, 1 साल का आप निकाल लो। तो कितना हो जाएगा, 36 + 3, मतलब 4% की वैल्यू 36 मतलब 39, ठीक है। अब 39 का हम 2 2/3 ईयर्स का निकाल सकते हैं। तो 1 साल का 39, दूसरे साल का भी 39, और तीसरे मतलब तीसरा साल तो पूरा हुआ नहीं, वो 2 2/3 है, तो उसको हम कर देंगे 26। तो रेदर देन कैलकुलेटिंग बाय पीआरटी आप ऐसे करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये टोटल हो जाएगा 78 + 26, कितना हो जाएगा बताना जरा सा। 104। तो ये एक चीज है। दूसरा क्या है, एक फ्रिक्वेंटली
क्रिएटेड जो इस पे क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स नंबर ऑफ ईयर्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स नंबर ऑफ ईयर्स मतलब जैसे अगर 6% का रेट इंटरेस्ट है तो 6 साल ही। तो ऐसे में अगर आपको दिखता है तो आप सीधा सीधा ये समझ सकते हो कि बेसिकली आपका जो टोटल परसेंटेज अमाउंट जो आप डिस्पर्स करोगे एज अ सिंपल इंटरेस्ट वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, या फिर बेसिकली दिस इनटू दिस, मतलब अगर मान लो 4% है और 4 साल का है तो 16% फाइनल डिस्पर्स करोगे, है ना। 5% है 5 साल का है तो वो 25% डिस्पर्स करोगे, ठीक है। अब ये तो हुआ बेसिकली, मतलब इस टाइप का कुछ आता है तो आप उसको कर लोगे। बट अगर एक जो मजेदार सा इसमें फैक्ट होता है वो ये होता है कि जब आप सिंपल इंटरेस्ट में अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि व्हेन यू पे समथिंग बिफोर फाइनल डिस्पर्स ऑफ द लोन, तो जैसे मान लो कि 5, ये याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि 5,000, एक क्वेश्चन में तुम्हें बता रहा हूँ कि 5,000 रुपीज का आपने लोन लिया है, लेट्स से 20% पर एनम से, एंड यू हैव रिटर्न इन बिटवीन, मतलब 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर आपने 2,000 रुपया रिटर्न किया, आफ्टर मतलब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर या आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर आपने 2,000 रुपया और रिटर्न किया। तो आफ्टर थर्ड ईयर क्या अमाउंट पे करके यू विल डिस्पोज द लोन, है ना, डिस्पोज ऑफ द लोन, तो क्या अमाउंट आप पे करोगे। तो यहाँ पे जैसे एक चीज आपको बस ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी आप इन बिटवीन कोई अमाउंट पे करते हो, यू ऑलवेज पे द प्रिंसिपल फर्स्ट। तो जैसे मान लो कि अगर हम 1 साल बाद देखें कि जैसे 5,000 का अमाउंट है, तो 1 साल बाद ये अमाउंट क्या हो जाएगा, दो पार्ट इसके बन जाएंगे। एक तो ये 5,000 प्रिंसिपल भी रहेगा और 1,000 इसका इंटरेस्ट बन जाएगा, ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट। अब हम यहाँ से बोल रहे हैं कि 2,000 आपने वापस कर दिया, तो ये 2,000 जो है वो कहाँ से निकल के आएगा बताओ। 5। हाँ, 5 में से निकल के आएगा। तो प्रिंसिपल जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, 3,000 बच जाएगा। अब जब अगर नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर से ये दो पार्ट में रहेगा। 3,000 तो प्रिंसिपल, ठीक है, इंटरेस्ट इसका 20% मतलब 600, और ये जो 1,000 था ये एज इट इज कैरी हो जाएगा 1,000, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग द 1,000 इन बिटवीन। अगर आप बीच में कुछ भी पे कर रहे हो तो जब तक प्रिंसिपल है उसको प्रिंसिपल को ही पे करना होगा आपको, ठीक है। तो एक मिनट, तो ये 1,000 जो है एज इट इज कैरी हो जाएगा। अब फिर आप यहाँ से अगर 2,000 जो पे करने वाले हो, ये कहाँ से निकल के आएगा बताओ। ये भी प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल से हो, बचा हुआ प्रिंसिपल क्या है, ये 3,000 है, तो ये वाला अमाउंट होगा। तो फिर से हमारा जो प्रिंसिपल बचेगा वो 1,000 का बचेगा। अब जो थर्ड ईयर में आपको है, तो आपको थर्ड ईयर में फिर से ये प्रिंसिपल 1,000 प्लस 20% मतलब 200, प्लस ये वाला कंटिन्यूड हमारा सिंपल इंटरेस्ट 600 का, प्लस ये हमारा 1,000 का, ये सारा अमाउंट ऐड करके जो हमारा बनेगा, कितना बन रहा है ये बताओ, 28। ये जो अमाउंट हम पे करके डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसमें कई बार कैच पूछ लेता है। तो कैसे याद रखोगे इसको, मैं किसको उस लिस्ट में डाल देना, कैसे याद रखोगे बताओ। कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट के केस में इन बिटवीन, है ना, मतलब लोन टेन्योर से पहले अगर आप कोई अमाउंट ये करते हो, वापस करते हो या अमाउंट पे करते हो, अमाउंट पे करते हो, दैट विल reduce the principal only, ठीक है, वो that will come from मतलब that you are reduce या paying back the principal only, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को।
बोलो। Yes, sir. अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, बिफोर लर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट, एक बात मुझे बताओ, किसी अमाउंट, जैसे एक अमाउंट है एक्स, या कोई भी चीज एक्स है, अगर इसका 20% निकालना हो, है ना, 20%, 20% ऑफ एक्स अगर है, तो एक्स का मल्टीप्लायर क्या होगा? क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% निकल आएगा? 6/5। हाँ? सिर्फ 20%। अरे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अमाउंट पूछ रहे हो कि सिर्फ इंटरेस्ट पूछ रहे हो? हमने बोला ना, लिखा ना यहाँ पे 20% ऑफ एक्स, ये निकालने के लिए हमें 1/5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे 20% बढ़ाना है, अमाउंट एक्स है, इफ यू वांट टू इंक्रीज इट बाय 20%, तब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6/5। हाँ, तो 6/5, या ऐसे लिखे हम x इंटू 6/5 हुए, तो ये आपका मल्टीप्लायर है जो इंक्रीज करता है 20% से। आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो ना कि भाई आपको बढ़ाना है 20%, तो x में 1 प्लस 20/100 कर सकते हो, मतलब अगर आपको 20% बढ़ाना है तो एक तो ये चीज है कि जैसे मान लो कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट ले, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई अमाउंट लेते हो, जैसे p लेते हो, और ये 10% या r% पे, ठीक है, r% मान लो, r% पर एनम से ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया, तो p जो है, मतलब p जो है नेक्स्ट ईयर कितना अमाउंट हो जाएगा, उसमें r% बढ़ जाएगा, तो 1 प्लस r/100 ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको एक साल और रख ले, जैसे अब इसमें क्या होता है कि जो ईयर एंड पे जो पैसा बन गया, मतलब जो इवन इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, अब जो पेयर है या जो जिसने तुम्हें लोन दिया हुआ है, वो कंसिडर करेगा कि सिंस यू आर नॉट रिटर्निंग द इंटरेस्ट ऑल्सो, तो आपका वो इंटरेस्ट भी एज अ प्रिंसिपल काम करेगा, यू हैव टू पे द रेंट और पे द इंटरेस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑल्सो। तो जो टोटल अमाउंट बन गया, विच इज बेसिकली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक साल के बाद, इसके ऊपर फिर से हमें 20 मतलब r% पे करना पड़ेगा। तो ये जो इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड ईयर का हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस r/100 तो है ही, इसमें यही पूरा अमाउंट फिर से बढ़ के 1 प्लस r/100 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने देखा कि फर्स्ट ईयर के लिए पावर 1, सेकेंड ईयर के लिए पावर 2, ऐसे ही अगर हम फॉर n ईयर, अगर n ईयर तक उस अमाउंट को रख लें, तो p 1 प्लस r/100 टू द पावर n, उतनी बार ये अमाउंट बढ़ता बढ़ता इतना अमाउंट हो जाएगा। तो इसीलिए कभी बचपन में आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो ऐसे बनता है, p इज टू 1 माइनस 1 प्लस सॉरी r/100 टू पावर n। ठीक है, ये हमारा हो गया तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्चुअली सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ये अमाउंट, ये फाइनल अमाउंट। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप इसमें से फिर p माइनस कर दोगे। तो ऑल्दो ये हम बता तो रहे हैं तुम्हें, बट ये लीस्ट टाइम में हम यूज करेंगे इस चीज को, बट विल ऑल्सो रिमेम्बर कि अगर आप किसी भी रेट की बात करो, उसका एक मल्टीप्लायर होगा। जैसे मान लो कि रेदर देन सेइंग इन दिस वे, आप ऐसे कर सकते हो कि r% का मल्टीप्लायर अगर x है, जैसे मान लो कि 20% ग्रोथ का मल्टीप्लायर होता है 6/5, 25% ग्रोथ का मल्टीप्लायर होता है कितना, 5/4, 16 2/3% का मल्टीप्लायर क्या होगा बताओ? 7/6। वेरी गुड, 7/6। 14 2/7% का मल्टीप्लायर क्या होगा? 8/7। 8/7। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई, तो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका एक मल्टीप्लायर होगा, तो वो
पहली साल जो है पी एक्स हो जाएगा, दूसरे साल पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तीसरा पी एक्स क्यूब हो जाएगा, दूसरा पी एक्स पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, देखो तो जैसे मान लो कि यहाँ पे R% की वजह से हमारा मल्टीप्लायर एक्स था, यहाँ अगली साल भी तो R% रहा ना, तभी तो मल्टीप्लायर फिर से एक्स रहा। अगली साल तो जितना ये 2 साल में यहाँ बढ़ा, जैसे पी से 2 साल में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लायर हुआ, तो यहाँ पे भी 2 साल के बाद वही एक्स स्क्वायर ही मल्टीप्लायर रहेगा। इस अमाउंट को हम प्रिंसिपल कंसिडर कर लेंगे। सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल परसेंटेज ग्रोथ होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि कोई अमाउंट जो है 2.5 साल में, एक्स अमाउंट जो है 2.5 साल में हो गया तुम्हारा 600, और फिर 2.5 साल में आफ्टर 2.5 ईयर फिर से हो गया ये 900, है ना। तो अगर तुमसे अभी अगर मैं पूछूं कि प्रिंसिपल क्या होगा, यानी ये एक्स क्या होगा, तो आपको यहाँ पे अब कंपाउंड इंटरेस्ट या रेट निकालने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट सी कि चूंकि सेम टाइम गैप है, तो यहाँ का जो मल्टीप्लायर है वो कितना है, 600 से 900 कैसे बढ़ता है, 3/2 मल्टीप्लाई करके जाता है। तो ये भी जो है 3/2 मल्टीप्लाई करके ही यहाँ पे गया होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, अगर वापस जाना है 600 से, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3। 2/3 मल्टीप्लाई करके सीधा आप 400 बता सकते हो। दिस इज योर प्रिंसिपल। तो ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे ये अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करने लगे तो हमें हर बार कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वल टाइम गैप, अगर 2.5 साल की बात है तो 2.5 साल पे भी सेम मल्टीप्लायर होगा, 3 साल पे भी सेम होगा, 5 साल पे भी सेम होगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं रियल उस पे कि कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक 8,000 रुपये का लोन है और आपने 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट वो किया हुआ है पर एनम से। तो इसको विजुअलाइजेशन आप ऐसे करोगे कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 800। ठीक है, अब अगर आप सेकेंड ईयर की बात करोगे, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो क्योंकि पहली स्टेटमेंट में बोल दिया है कि जो लोन देने वाला है वो अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो तो उसको भी एक नया लोन मानेगा। सो नाउ यू हैव 2 लोन्स फॉर द सेकेंड ईयर, ये भी और ये भी, तो दोनों पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसका 800 और इसका आपको 80। एट द एंड ऑफ 3 years and since you are not paying still anything yet, तो अब आपके पास 4 लोन हो गए, है ना। तो rather than adding it and then finding it 10%, I can just count or calculate 10% of each value अलग अलग। तो फिर से हमारा ये 800, तो ये पैटर्न में आपको समझ में आ जाएगा कि 800, 80, फिर 80 और फिर 8। तो एक ध्यान रहे कि जैसे ऐसे तो मैं मार्क करके भी लिखता हूँ, बट तुमको ये याद रहे कि पहले साल अगर 1 एंट्री है तो दूसरे साल 2 एंट्री है, तीसरे साल 4 एंट्री है। तो अगर एट द एंड ऑफ 4th ईयर की बात करेंगे तो कितनी एंट्री होगी, यहाँ पे 8 एंट्रीज होगी। तो ये हो गया। अब ये जो कैलकुलेशन का तरीका है इससे कई फायदे हो जाते हैं। आपसे अगर कभी पूछता है कि सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं, ठीक है, जैसे बोला कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि जैसे पिछला वाला जो फॉर्मूला था, जैसे पहले पहले पूरा अमाउंट निकलता था और फिर हम उसमें माइनस पी करते थे, है ना, वो करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट काउंट ऑल दीज टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 24 और फिर 24, 2640, 2648 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सीधा निकल गया। अगर मैं बोलूंगा डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, तो आपको ये इसके लिए भी आप बड़े आराम से निकाल लोगे, क्योंकि ये सारा जो है ये सारा तो अगर केवल SI होता, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट अगर सिंपल वाला भी होता तो ये तो देना ही पड़ता। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप काउंट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 248।
अगर आपसे पूछता है कि केवल थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो, CI फॉर थर्ड ईयर ओनली, तो ये भी आप केवल ये सारा जोड़ के बता सकते हो। तो 8168, सॉरी ये क्या कर रहा हूं मैं, 968। अगर आपसे कभी बोले कि 2.5 ईयर का बताओ, CI फॉर 2.5 ईयर्स, तो ऊपर वाला दोनों तो ऐसे ही चलेगा, थर्ड ईयर का जो है उसमें हम हाफ हाफ ले लेंगे। तो इस यहाँ पे 400, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 4, तो 2.5 ईयर का फिर हम उसमें ये सब जोड़ देंगे तो हमारा 2.5 ईयर का निकल जाएगा। पॉइंट है कि ऐसे करने से आपका बहुत सारा तकलीफ दूर हो जाता है कैलकुलेशन का। और एक एक ऐसे आप डिस्क्राइब करके लिख दीजिएगा तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन के 2-3 पार्ट जो है इसी से आपके सॉल्व हो जाए। सो एक मिनट, तो यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आया? बताओ। यस महक, प्रासी, बताओ। प्रासी बोलती नहीं है। यस सर। सौरभ तुम्हें समझ में आया? सौरभ, वरुण, यस सर। ठीक है। तो अब जो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो तो एक ये सब तो हो ही गया। दूसरा क्या, आपको ये एक विजुअलाइजेशन रखना है कि मतलब एक एक नोमेनक्लेचर या एक पैटर्न लिखने का कि व्हेन देयर इज अ P और देयर इज अ P फॉर, मतलब SI है और CI है और दोनों ही R% है, तो आपका ये जैसे पहले साल अगर आपको I मिला है तो यहाँ पे भी पहले साल I मिलेगा, दूसरे साल एट द एंड ऑफ I मिलेगा तो दूसरे साल इसको भी I मिलेगा और I का भी R% मिलेगा। तो हम जैसे IR लिखते हैं ना, तो दैट डजंट मीन कि इंटरेस्ट इनटू R, बेसिकली I का R%, तो IR/100 लिखना चाहिए, बट मैं ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब अगर मान लो कभी कभी क्या बोलता है कि जैसे मान लो वही 8000 वाला मैंने एग्जांपल लिया था, अब मैंने बोला होता है कि 20% पर एनम का है, बट 20% मत रखो, वही रखो, वरना बोलोगे सर कन्वीनियंट कर रहे हैं। 10% पर एनम है बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कभी कभी ऐसी कुछ बात कर देगा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो पहले एक साल पे करते थे, अब हम हाफ ईयर पे करेंगे। हाफ ईयर पे और जो इंटरेस्ट पर एनम पे है तो उसको 5% ले लेंगे, तो हाफ ईयर पे कितना हो जाएगा 400, फिर 1 ईयर पे कितना हो जाएगा 400 और फिर इसका 5%, तो कितना हो जाएगा 20, है ना। फिर इसके बाद 1.5 ईयर पे कितना हो जाएगा, तो फिर से हम 400 फिर 20 फिर 20 और इसका 5% 1, तो ऐसे करके हम चलेंगे। अगर ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है या कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो 3-3 महीने का कैलकुलेट करेंगे बाय डिवाइडिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4/4। तो ये जो सिस्टम है इससे आपका बहुत सारा चीज आसान हो जाता है। ठीक है, कई बार प्रॉब्लम में हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं कि टू नो, जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि एक प्रिंसिपल है, ठीक है, और कितना 20% का पर एनम के इंटरेस्ट पे अगर हम CI और SI दोनों में दें, है ना, तो हमारा जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा लेट से 50 का, तो प्रिंसिपल कितना होगा। तो आपको ये समझ में आता है कि इसको कोई उल्टा सीधा नहीं, इसी से आप कर सकते हो। तो जैसे मान लो कि PI और I जो डिफरेंस होता है वो आपको पता है कि 2 साल में आफ्टर 2 इयर्स के बाद, तो यही डिफरेंस होता है। तो जो I का R% है यानी I का 20% है, दैट इज 50, तो इस हिसाब से I कितना हो जाएगा बताओ, 250, फिर ये भी 250, और चूंकि प्रिंसिपल तुमसे बोला है लाने के लिए तो ये प्रिंसिपल फिर अगेन I जो है प्रिंसिपल का 20% है, तो 1250, तो आप ऐसे रिवर्स में कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको बेसिक कंसेप्ट्स है, कुछ एक आध कैच भी होंगे इसमें,
तो वो क्वेश्चन करते वक्त बीच में आ जाएगा, ठीक है? ये वाला फिर से बता दो प्लीज, क्या? ये रिवर्स वाला बस, कि मतलब अगर डिफरेंस दिया हुआ तो। हाँ, डिफरेंस अगर 50 का दिया हुआ है 2 साल में, तो मैंने बोला कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले का ही चार्ट कंसिडर करें। जैसे मान लो कि पी, आई और आई आर, तो जो डिफरेंस है वो तो यही रहा होगा ना। हम्म। तो आई का 20% अगर 50 है तो आई आई कितना होगा? अच्छा। 250 होगा। ठीक फिर ये भी है। 250, और फिर पी कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट, ठीक है? तो आप इसको